हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ श्वेता मिश्रा। तो आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं आपको आज से एसएसटी का सीरीज़ स्टार्ट कर रही हूँ, और इसलिए कि सोशल साइंस में पेपर 2 में बहुत बच्चे फेल होते हैं, और वो किस वजह से कि लोग लास्ट टाइम पर पढ़ना स्टार्ट करते हैं, पैटर्न को नहीं समझते हैं, उसकी थ्योरी को, उसके उसके एनसीईआरटी के बुक में जो क्या-क्या है चीज़ें, उसको डिटेल समझते नहीं हैं, इस वजह से वो पेपर कर नहीं पाते हैं। तो आज से मैं आपका ये सीरीज़ स्टार्ट कर रही हूँ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मैं आज से ये एसएसटी का सीरीज़ स्टार्ट कर रही हूँ। ठीक है, तो हम एक-एक करके मैं बुक से पढ़ा रही हूँ, लेकिन मैं जो इम्पोर्टेंट जो टॉपिक होगा मैं उसको वो मैं हाइलाइट कर दूँगी, और आप उसे नोट डाउन कर सकते हैं। अभी आपके पास पर्याप्त समय है, तो आप हर एक चीज़ को डिटेल में पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है? तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये देखिए क्लास 6 का चैप्टर है। क्या, कब, कहाँ और कैसे। इसका सबसे पहले हम इसको समझते हैं कि प्राचीन काल में हम लोग नहीं थे। तो हम लोग अगर हमें हमें प्राचीन काल के बारे में अगर जानना है कि वहाँ पे मतलब प्राचीन काल में क्या हुआ था, कौन-कौन लोग थे, कैसी-कैसी चीज़ें थी, क्या हुआ करता था, ठीक है? 100 साल पहले, तो ये सोचने वाली बात है। तो हमें ये सब चीज़ कैसे पता होगा? या तो हम कोई प्राचीन बुक पढ़ें, या तो टेलीविज़न वगैरह हो गया, रेडियो हो गया, अखबार हो गया, तो ये चीज़ों के माध्यम से हम लोग अतीत के बारे में जान सकते हैं कि मतलब पहले क्या हुआ करता था, ठीक है? तो ये आपके सामने एक फ़ोटो है। ये है रशीदा, ठीक है? ये है रशीदा, ठीक है? तो ये अखबार पढ़ रही थी, ठीक है? इनका ध्यान एक सुर्खियों पर पड़ा, और ये सोचने लगी कि मतलब कई वर्षों पहले क्या हुआ था। तो इसका पता हम लोग कैसे लगाएँगे, ठीक है? कैसे पता लगाएँ, ठीक है? कि कल क्या हुआ था, तो उसके लिए तुम रेडियो सुन सकते हो, टेलीविज़न देख सकते हो, या फिर अखबार पढ़ सकते हो, ठीक है? पिछले साल क्या हुआ था, तुम किसी ऐसे ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिन्हें बहुत एक्सपीरियंस हो, जो कि उस काल के हों और जीवित हों, ठीक है? ये चीज़ हो गया। अब आपका देखिए अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं? अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं? आइए हम लोग इसके बारे में कुछ जानते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग है चैप्टर। अगर चैप्टर को कहानी के तरह पढ़ा जाए तो आप लोग इसे बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। आप लोग का इंटरेस्ट भी आएगा, और आप लोग ज़रूर पास होंगे। ये मेरी गारंटी है, ठीक है? तो आइए यहाँ पे हैं, देखिए लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। पशुपालक कैसे करते थे, शिकार कैसे करते थे, व्यापार कैसे करते थे, कला कैसे करते थे, कैसे कलाकार संगीत का या फिर वैज्ञानिकों के जीवन में हाँ जानकारियाँ हासिल आप कर सकते हैं। ये सब आप कैसे कर सकते हैं। यही नहीं, बल्कि हम लोग ये भी पता कर सकते हैं कि बच्चे, हाँ, उस समय के बच्चे कौन कौन से खेल खेलते थे, और कौन कौन सी कहानियाँ सुना करते थे, कौन-कौन से उस टाइम नाटक थे, और कौन-कौन से गीत लोग गाते थे। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से। लोग कहाँ रहते थे? हम लोग एक-एक चीज़ क्या का समझते हैं, ठीक है? लोग नर्म यहाँ पे देखिए कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पे रह रहे थे। कहाँ? नर्मदा नदी के तट पे, ठीक है? ये लाइन इम्पोर्टेंट है। जो-जो मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, आप उसे समझते हुए चलिएगा। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोग में से कुछ कुशल संग्राहक थे जो आस-पास के जंगलों में विशाल संपदा से परिचित थे। आपके भोजन के लिए वे जड़ों, फलों, जंगल के अन्य उत्पादकों का यहीं से संग्रह किया करते थे। वे जानवरों का शिकार भी करते थे, ठीक है? लोग देखिए कहाँ-कहाँ से चीज़ें खाते थे, ठीक है? क्या-क्या खाते थे? जड़, फल, जंगल से अन्न उत्पाद और जानवरों का शिकार भी किया करते थे। ये जंगलों से लोग करते थे। अब तुम उत्तर पश्चिम के सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाओ। अब उत्तर पश्चिमों में क्या हुआ था, किरथर की पहाड़ियों पर क्या हुआ था। यहाँ पे आइए देख चलते हैं। लगभग 8,000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुष ने सबसे पहले गेहूं, जौ जैसी फसलों को उपजाना उपजाना आरंभ किया था, ठीक है? तो सबसे पहले इतने वर्ष 8,000 वर्ष पूर्व पहले जो स्त्री और पुरुष थे, सबसे पहले जो हाँ, आपके फसल उगाए गए थे, वो कौन से उगाए गए थे? गेहूँ। उन्होंने भेड़, बकरी और गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया था, ठीक है? जो आपके जो वाइल्ड एनिमल थे, उनको वो
डोमेस्टिक बनाना स्टार्ट किए थे, उनको वो पालतू पशु बनाना स्टार्ट किए थे, और जब पालतू पशु बनाते तो वो उनके काम आते। और उत्तर पूर्व में गारो और मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाओ। ठीक है, अब उत्तर पूर्व में क्या हुआ था और विंध्य के पहाड़ियों पर क्या हुआ था उसका हम लोग पता करते हैं। कुछ कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र थे जहाँ कृषि का विकास हुआ, जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया, वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित है। ठीक है, अब देखिए विंध्य की पहाड़ियों पर क्या हुआ था, सबसे पहले आपका चावल उपजाया गया था, तो वो स्थान कहाँ है, विंध्य के उत्तर के उत्तर में स्थित है। ठीक है, तो ये आपका हो गया। देखिए सबसे पहले यहाँ पे जो आपका उत्तर पश्चिम का जो पहाड़ था, किरधर की पहाड़ियों में आपका सबसे पहले गेहूं उगाया गया, और उत्तर पूर्व और विंध्य की पहाड़ी में आपका सबसे पहले चावल। अब आइए यहाँ पे देखते हैं, सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिलते हैं। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। गंगा में इसकी सहायक नदियों के किनारे और समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 25 वर्ष पूर्व हो गया था। ठीक है, देख सहायक नदी किसको किसको कहते हैं, चीज जो छोटी छोटी नदियाँ, ये एक बड़ी है। ठीक है, ये छोटी नदियाँ जो बड़े नदी में आकर मिल जाती हैं, ये ठीक है, इसको कहते हैं सहायक नदी। ठीक, इसको कहते हैं सहायक नदी। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। गंगा और इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ। अब इसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि सहायक नदी और गंगा और इसकी सहायक नदी कौन कौन सी हैं। तो ये देखिए, ये वर्तमान बिहार में, ये देखिए प्राचीन काल में मगध नाम से जाना जाता था। क्या गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का जो क्षेत्र था, वो प्राचीन काल में मगध के नाम से लोग जानते थे। यहाँ शासक बहुत शक्तिशाली थे। यहाँ के जो शासक थे वो बहुत ही पावरफुल थे, बहुत ही शक्तिशाली थे। उन्होंने एक राज स्थापित किया था, और अन्य हिस्से, हाँ, ऐसे ऐसे राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, एक राज्य वो लोग स्थापित किए थे, और ऐसे ही कई राज्य हम लोग स्थापित किए थे कई हिस्सों में। ठीक है, लोगों ने सदैव उप उप महाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों की, पहाड़ियों की, रेगिस्तान, नदियों की तथा समुद्र के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। तो अब आइए यहाँ से हम लोग पढ़ते हैं। फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी। अतः कभी लोग काम की तलाश में कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे। ठीक है, लोग यात्रा कैसे करते हैं, हम्म यात्राएं क्यों करते हैं, देखो। हाँ, पहाड़ियों, पर्वत और समुद्र, इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण हुआ है। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वो ऐसा कर सके, वो पर्वत की ऊंचाई को छू सके, गहरे समुद्र को पार कर सके, और उपमहाद्वीप में से कुछ लोग यहाँ आए और यहीं पर बस गए। लोगों के इस आवागमन ने हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध किया, और कई वर्षों से लोग पत्थरों को तराशने, संगीत रचने और यहाँ के भोजन बनाने के नए नए तरीके के बारे में एक एक दूसरे के विचार को अपनाते रहे हैं। तो ये आपकी लोग यात्रा कैसे करते थे, तो आपका जो भी आपका महाद्वीप का प्राकृतिक सीमा और जो भी पहाड़ पर्वत के बीच में जो रेखाएं बनती गई, ठीक है, वो आपका सीमा है। और लोग ये सब चीज़ों से गुजरना कठिन नहीं था, लेकिन लेकिन जो लोग गए वो उस चीज़ को पार किए, वो उस चीज़ को वो हासिल किए। हम्म अब हमारे देखिए देशों के नाम बहुत सारे हैं। अपने देशों के लिए हम प्राय इंडिया और जैसे भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये तो पता ही है कि अपने देश को इंडिया और भारत का नाम दिया गया था। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। ये आपका इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये आपका इम्पोर्टेंट है। अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। लगभग 25 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोश और इंदोश, इस नदी के पूर्व स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा है। ये लाइन आपका इंपॉर्टेंट है। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के लिए एक समूह के लिए किया गया था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत में आरंभिक 35 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद से मिलता है।
बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका इंडिया भारत से संबंधित कि कब ये आपका स्टार्ट हुआ। 35 वर्ष ये पुरानी बात है, जो कि आपका ऋग्वेद से मिलता है, आपका ऋग्वेद से मिलता है। हम्म ये देखिए, ये ताड़पत्रों से बनी पांडुलिपि का एक पृष्ठ, ये है आपके सामने पांडुलिपि। यह पांडुलिपि लगभग 1,000 वर्ष पहले लिखी गई है। किताब बनने के लिए ताड़ के पत्तों को काट कर उनके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता था। और वुर्ज पेड़ की छाल से बनी एक एक ऐसी पांडुलिपि को तुम कहाँ देख सकते हो। ठीक है, तो अगर आपका आ जाता है कि पांडुलिपि क्या होती है, ठीक है, पांडुलिपि के लिए कौन सा कथन आपका सही है, तो अगर आप लोग ये सब चीज़ पढ़े रहेंगे तो ही आप वहाँ पे टिक कर पाएंगे कि एनसीईआरटी के बुक में क्या क्या है। तो अब आपको थोड़ा बहुत पढ़ने से काम नहीं चलेगा, अब आपको चीज़ें जो है डिटेल में समझनी पड़ेगी। अब देखिए अतीत के बारे में यही है आपका कि पांडुलिपि का अंग्रेजी में इसको मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं और लैटिन भाषा में इसको मेनू कहते हैं, जिसका अर्थ होता है हाथ, हाथ से निकला हुआ। ठीक है, यह ये बस इतना ही इम्पोर्टेंट है। अब आप तो हम लोग यही चीज़ पढ़ रहे थे। ठीक है, अब हम लोग ये चीज़ें समझ सकते हैं कि ये इतना मतलब कि सॉफ्ट पत्र था। तो अब ये आज के टाइम में इसको रखना बहुत ही कठिन है। तो इसे जो ये जो पांडुलिपि है इसे कीड़े मकोड़ों ने खा लिया है, इन्हें इन्हें नष्ट कर दिया है। तब पर भी आपके बहुत मतलब बहुत कम मंदिरों में और क्या कहते हैं कि बिहारों में ये प्राप्त होती है। लेकिन इसका जो आपका चर्चा है वो आपका हाँ महाकाव्यों में कविताओं में और नाटक में देखने के लिए मिलता है। ठीक है, अब आपका एक तो ये है, देखिए ये आपका एक कठोर चीज पे लिखा हुआ लिखा हुआ पत्र है। तो ये इसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, लगभग 2250 वर्ष पुराना ये अभिलेख है। और और वर्तमान में ये अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ है? अफगानिस्तान, ये वर्ड। ठीक है, अब देखिए यह अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पर उत्कीर्ण करवाया गया था। इस शासक के विषय में तुम अध्याय 8 में पढ़ोगे। ठीक है, जब आगे जब अध्याय 8 आएगा, चैप्टर 8, तो उसमें इसके शासक जो हैं अशोक, उनके बारे में और डिटेल से आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, लिपियाँ जो होती हैं वो अक्षरों और संकेतों से बनी होती हैं। जब हम कुछ बोलते अथवा पढ़ते हैं तब हम एक भाषा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये जो पहले के जो शासक लोग थे उनके उनकी लड़ाइयों का ये जो मतलब कौन जीता कौन हारा, तो उसका ये लेखा जोखा किया करते थे। तो देखिए इसके अतिरिक्त अन्य कुछ वस्तुएं अतीत में बनाई जाती थी। कौन कौन सी थी? देखिए यहाँ पे आपका लिखा हुआ है, कुछ अवशेष मिले थे, आपका चित्र मिला था, मूर्तियों का अध्ययन करते हैं, वे औजार, हथियार, बर्तन, आभूषण, हाँ, और अथवा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन और खुदाई भी करते हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पकी मिट्टी और कुछ धातुओं की बनी हो सकती है। तो ये चीज़ जानने के लिए कि कई ये वर्ष पूर्व क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, तो जब जब मतलब खुदाई हुआ तो खुदाई में ये सब चीज़ देखिए इस प्रकार के अवशेष मिले हैं। तो इससे ये पता चलता है कि किस प्रकार के बर्तनों का इस्तेमाल करते थे, कैसे सिक्के हुआ करते थे, मतलब ये सब चीज़ें पता चल जाती हैं। यहाँ पे आपका लिखा है कि देखिए एक प्राचीन नगर में प्राप्त पात्र। ठीक है, एक प्राचीन नगर में खुदाई में यही सब मिला है। इस तरह के पात्रों का प्रयोग देखिए यहाँ पे लिखा है ना 4700 वर्ष पूर्व होता था। इसका प्रयोग इतने साल पहले होता था। एक पुराना चांदी का सिक्का, ये देखिए एक पुराना ये चांदी का सिक्का है और इस तरह के सिक्कों का प्रयोग लगभग 25 वर्ष पूर्व होता था। ये सब जो चांदी के जो सिक्के हैं इसका वर्ष ये 2500 वर्ष पूर्व इसका मतलब उपयोग होता था, 25 वर्ष पूर्व। ठीक है, अब आइए हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ यहाँ पे अतीत शब्द का प्रयोग होता है बहुवचन के रूप में किया गया है। अतीत शब्द का प्रयोग किस में किया गया है? बहुवचन में किया गया है। ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग-अलग समूहों के लिए लोगों के लिए इस अतीत के अलग-अलग मायने हैं। उदाहरण के लिए पशुपालन और कृषकों का जीवन, हाँ, राजाओं और
रानियों के जीवन से व्यापारियों का जीवन से श्रृंखला के रूप में बहुत विभिन्न था। मतलब इसमें ये चीज़ कहा गया कि अलग-अलग प्रकार के लोगों के लिए अलग-अलग उनका रहन-सहन, अलग-अलग उनके व्यवहार, अलग-अलग उनके रीति-रिवाज, तो सब कुछ अलग थे। ठीक है? किसी से कुछ भी मेल नहीं खा रहे थे। और यहाँ तक कि आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियाँ पकड़कर, शिकार करके और फल-फूल के संग्रहों से ही प्राप्त करते हैं। और जो शहर में रहने वाले हैं लोग, ये तो मतलब कि महाद्वीप के लिए लोगों के लिए हो गया। और जो शहर में जो रहने वाले लोग हैं, वो आपके खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर ही निर्भर हैं। जो लोग खेती कर रहे हैं, वो सामान पहुँचाते हैं और लोग उसे मार्केट से खरीद के उसे संग्रहित करते हैं। तिथियों का मतलब, हम लोग तिथियों का मतलब समझ लेते हैं। ठीक है? अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे पूछे तो तुम शायद उस दिन तारीख, माह, वर्ष, जैसे कि 2000 या इसी तरह का कोई वर्ष बताओगे। अगर कोई पूछता है तो। लेकिन इसका मतलब क्या होता है? वर्ष की यह गणना जो है ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से होता है। जो आपका जो ईसा पूर्व होता है, तो ये कब से, जब से ईसा मसीह का जन्म हुआ था, तब से इसकी गणना हम लोग करते हैं। अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य है कि ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद से, ठीक है, ईसा मसीह के 2000 वर्ष के पूर्व के बाद से ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ईसा पूर्व कहते हैं। देखिए, ईशा से पहले अगर ई और पूर्व करके आता है तो उसे कहते हैं ईशा से पहले, मतलब ईशा पूर्व के नाम से जाना जाता है। ठीक है? इस पुस्तक में हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व तिथियों का उल्लेख करते हैं। ठीक है? ये आपका है इतिहास और तिथियां। अंग्रेजी में बीसी, हिंदी में ईशा पूर्व का तात्पर्य है आपका बिफोर क्राइस्ट। बिफोर क्राइस्ट ईसा पूर्व होता है। आपका बीसी का फुल फॉर्म होता है बिफोर क्राइस्ट। इसको कहते हैं ईसा पूर्व, मतलब कि हिंदी में ई पूर्व उसको लिखते हैं, इसको ईसा पूर्व कहते हैं। तो ये आपका, यही टर्म आपका इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पे आइए, कभी कभी तुमने तिथियों से पहले एडी, एडी बहुत, मतलब बहुत सन के पहले एडी भी लिखा हुआ मिलता है, तो इसका होता है एनो डोमिनी। एनो डोमिनी इसका मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। ठीक है? वो ईसा ईसा मसीह के जन्म से पहले का है, और ईसा मसीह का जब से जन्म हुआ है उस दिन के बाद से इसका तारीख आपका मानते हैं। ठीक है? तो ये इतना ही आपका इम्पोर्टेंट है। देखिए, आपका उपयोगी शब्द देख लीजिए। यात्रा, पांडुलिपि, अभिलेख, पुरातत्व, इतिहास का स्रोत, अज्ञात लिपि और अर्थ निकालना। तो ये आपका कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य है। इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अब देखिए, अतीत एक या अनेक। अब इस लोग नए और रोचक स्थान को खोजने की चाह में उत्सुकता, तो ये आपको उतना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है? अब आइए हम यहाँ पे चलते हैं। आज